अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इट्स 4 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मैं हाजिर हूँ आज के फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, एंड दैट इज होम्योपैथी अनलॉक्ड। बिकॉज इट इज़ अ फ्राइडे, तो शाम को रात को 10 बजे वी वुड हैव आदिल बोलता है एज वेल। तो ये आज दो चीज़ होगा, बट आज का हमारा विषय है, द टॉपिक फॉर टुडे इज केस टेकिंग। The first two lectures, the first lecture I introduced होम्योपैथी क्यों आई थी, हैनेमन ने कैसे लाई थी, उसके लॉज हमने किए थे। एक रिकैप के लिए, द लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलिया से मिल्विस क्यूरेंटर, मतलब कांटे से कांटा निकलता है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, जितना डाइल्यूट करके सक्कस करो उतना पावर बढ़ता है होम्योपैथिक दवा से। एक इंसान को एक समय में कितनी भी बीमारी और सिम्टम्स हो, उसको एक ही दवा मिलेगी और सबसे छोटे डोज में मिलेगी। दिस इज लॉ ऑफ मिनिमम। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो होम्योपैथी में थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि विच बुक्स जो एंटर होता है होम्योपैथी के अंदर उसको पढ़नी चाहिए हमारे हिसाब से। दैट वाज एलन की नोट्स एंड बोरिक्स मैथमेटिका। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक होम्योपैथ को केस कैसा लेना चाहिए, या एज अ पेशेंट आप होम्योपैथ के पास जाते हो तो क्या क्या बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो आइडिया थी होम्योपैथी अनलॉक्ड, 14 दिन बाकी थे और उसको और अच्छे से यूज करने के लिए मिस्टर स्नेहिल श्रीवास्तव जो शुरू किए थे, उन्होंने एज अ पेशेंट बनके, फिर धीरे धीरे दोस्त, और अब मेरा यूट्यूब का मैनेजर है वो। सो थैंक यू वेरी मच स्नेहिल, ये सजेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये मेरी आइडिया मेरे दिन में बहुत टाइम से था, बट अब वो उसको इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा बहाना है कि मैं बेसिक्स से लेके अब मैं 14 दिन तक धीरे 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 होम्योपैथी को डेवलप करूंगा। जिन लोगों को भी होम्योपैथी सीखना है, I will make homeopathy so easy that any and everyone can practice homeopathy for himself or herself. So for this venture, I thank one, that is Mr. Snehil Srivastav, or second, this would not have been possible had it not been the full support of my wife, Dr. Fatima Chimthanawala. तो दो जन तो खास मुझे थैंक्स बोलना है, और दो जन भी है जिनको थैंक्स मैं बोलूंगा। एक है मोहम्मद जुनैद, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, जो कल आएंगे मेरे साथ, यहां पर बैठेंगे, और भव्या, डॉक्टर भव्या, ये दोनों जन इंटर्नशिप चालू है उनकी यहां पर हमारे यहाँ। एंड इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन वो अपने शहर नहीं गए, हमारे साथ ही रहे, एंड दे हैव बीन अ पार्ट, एंड एक्चुअली फुल 14 डेज, 14 उनका लास्ट डे है ऑफ 14th April, लास्ट डे है ऑफ स्टेइंग हियर। Of course, they wish, so they can prolong. So, Bhavya will join me today. Apart from yesterday, जिन लोग को मैंने thank किया है, thank you so much, every single person who have praised me, who have criticized me, जिन्होंने comment किया है, like भी किया है, और problems बताई है। जिन लोग को कल मैं thank नहीं कर सका, वो है मनीषा कुमारी जी, विवेक एम, डॉक्टर राज नारायण, एंड कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे मिस्टर जंगशेर सिंह जी ने कहा है, मिस्टर जंगशेर सिंह जी गिल ने कहा कि आई एम 61 years old, हेल्दी रिटायर्ड पर्सन, एंड नाउ अभी बाकी की जिंदगी मुझे होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है, तो मुझे लीगल कुछ सोल्यूशन बताइए। तो लीगल सोल्यूशन तो यही है कि आप BHMS पे एडमिशन लेंगे, लेकिन ये बोलना बहुत सरल है, इतना पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं। और ऐसे ही लोगों के लिए हम लोग ने समर स्कूल एंड विंटर स्कूल चालू किया है, ताकि लोग स्किल्स सीख सके, कोई आप पे उंगली ना उठा सके कि आप गलत होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हो। लीगलिटी जो है वो तो एक बात है, 12th स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर एक PMT देना पड़ता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड कोई भी कॉलेज में, होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको स्किल्स जरूरत है। एक बार आप लिविंग पेशेंट को देखते हैं, या आप अपने आप को देखते हैं, आपको एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा हकीम बनना चाहिए कि अगर आपको खुद को बीमार हो तो आप अपने जैसे लोगों के पास जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ हुआ
तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा, सबसे पहले तो मैं अपनी ही दवाई लूंगा, और नहीं मैं ले सका तो अपने जैसे ढूंढूंगा जो मेरे जितने कैलिबर के हो। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। एहसान खान ने कहा है कि अफोरिज्म्स को कैसे याद रखा जाए। एहसान खान, बहुत इजी है अफोरिज्म। अफोरिज्म है कुछ नहीं, दे आर 294 या 96 और एक सेट ऑफ रूल्स है। एग्जाम के पर्पस तो अलग है। अगर आपने समझ लिया कि एक सेट ऑफ अफोरिज्म्स यानी नंबर ऑफ अफोरिज्म, 15-20 अफोरिज्म्स केस टेकिंग के है, 15-20 अफोरिज्म्स पोटेंटाइजेशन के है, तो कोई दम नहीं उसके अंदर। एंड 10 एक अफोरिज्म्स लॉज के है, पूरे अफोरिज्म्स हो जाते हैं जनरली। तो और कैसे याद रखना, तो याद नहीं रखना। मेडिसिन को, मैथमेटिका को, फिलॉसफी को याद नहीं रखा जाता। इट हैज ओनली टू बी सीन सीन सीन, देखा देखा देखा, इतनी बार देखो आप कि अपने आप याद हो जाए। आप याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा। सो दिस इज द की। ये मैं वही चीज बोल रहा हूं जो मैंने सीखा है एंड मैंने किया है। आप भी ऐसा करोगे तो अफोरिज्म्स आर वेरी वेरी इजी। कुछ कोई भी चीज, नथिंग इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट इफ यू ओनली हैव टू डू इज वन थिंग, इज सी सी सी। एक बार देखो देखो देखो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर हमने क्या देखा, फिर देखने को फिर सोचो, तो अपने आप याद हो जाता है। डॉक्टर संचिता रॉय ने कहा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक लेक्चर्स ऑन मायाजम्स। डॉक्टर संचिता, मायाजम्स का लेक्चर कासिम सर हैज ऑलरेडी टेकन, दे हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलो, मायाजम ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारा सीरीज है, ये है बेसिक्स से लेके हम एडवांस पे जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई केस आता है, हम डॉक्टर बनते हैं, तो एक डॉक्टर का फर्ज क्या है? कोई भी डॉक्टर, कोई भी पैथी, कोई भी हीलर, एनर्जी हीलर हो या कुछ, फर्ज क्या है? 5 फर्ज है। नंबर 1 इज टू सेव लाइफ। इफ आई हैव बीन एबल टू सेव 1 लाइफ, मेरा डॉक्टर होना सफल हो गया। मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। This is number 1. Wherever I can save a life, I should first do any and every method to save a life. डॉक्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है लाइफ सेव करने की, एक आम आदमी को कम मिलती है। तो हम लोग थोड़े से लकी है, पर उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी लाइफ सेव ना कर सके। और अगर होम्योपैथी से लाइफ सेव करना है तो क्या है? बिल्कुल। तो सबसे पहला इज टू सेव अ लाइफ। सेकेंड इज टू रिलीव डिस्ट्रेस। जो दर्द है, जो पीड़ा है, आप सबसे पहले उसको कम करो। यह आपका सेकंड नियम है, सेकंड कानून है डॉक्टर बनने का, या अपने आप को हीलर बोलते हो तो। तीसरा है क्योर व्हाट इज क्योरेबल। हर एक बीमारी क्योर हो सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमने पूरा बेड़ा भी नहीं लिखा रखा कि होम्योपैथी बने तो सभी को जड़ से निकालना, ऐसा होता नहीं होता पॉसिबल। तो जो फिट हो सकता है वर्ड क्योर के अंदर, हैनम के हिसाब से क्योर मतलब बीमारी को जड़ से निकालना। और सभी बीमारी जड़ से निकल सकती है हर एक टाइम पे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक इंसान भी निकाल सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आई शुड बी एबल टू क्योर। मेरे को समझना चाहिए कि यह बीमारी क्योरेबल है कि नहीं है, और अगर है तो मेरी पूरी कोशिश करनी चाहिए मेरे पेशेंट के साथ, हम दोनों मिलकर उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो यह मेरा तीसरा फर्ज है एज अ डॉक्टर। चौथा इज पेलिएट। अगर मैं क्योर ना कर सकूं तो कम से कम दुख कम कर सकूं। अगर दुख मिटा ना सकूं तो कम से कम तो कर सकता हूं। इसको बोलते पेलिएट द इनक्योरेबल केसेस। और आखिरी में प्रिवेंट द प्रिवेंटेबल्स, कि काश मेरे में बुद्धि हो और वो बुद्धि का मैं प्रयोग कर सकूं कि भाई बीमारी आने से पहले ही बच लो। जैसे हमने कोरोना वायरस का भी पूरे वर्ल्ड में हम देखा है, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब क्या है? प्रिवेंशन ही तो है। कोरोना वायरस आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जहां जहां प्रिवेंशन पॉसिबल है वहां वहां एज अ डॉक्टर मुझे प्रमोट करना है प्रिवेंशन के लिए। तो ये मेरे सिद्धांत है, ये मेरे उसूल है एज अ डॉक्टर, और मुझे इन 5 में से जहां पॉसिबल है वहां वहां वो चीज करना चाहिए। जब भी एक पेशेंट मेरे पास आता है एज ए केस बन के, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। अब हम एक उदाहरण देंगे बाद में, बट
सबसे पहले डेटा कलेक्शन, उसकी जो भी जो तकलीफ है वो लिख लेते हैं। हम उसके ऊपर सोचते नहीं हैं, पहले सिर्फ लिख लेते हैं। उसकी जबान में लिखेंगे या जितना हमको समझा उसके अंदर से, या फिर हम सोचेंगे उसके ऊपर। तो उसको एनालिसिस कि भाई मैंने जो लिखा और जो पेशेंट को हो रहा है वो क्या सच है, झूठ है, कितना है, कैसा है। फिर मैं मेरी बुद्धि, मेरी अक्ल के हिसाब से कुछ डायग्नोसिस करूंगा कि भाई मेरे हिसाब से शायद ये बुखार मलेरिया का है, चाहे कोरोना वायरस का है, या ये पेशेंट को डायबिटीज है। जितना मुझे समझा उतना मैं करूंगा। तो हम, ये शक है इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं उस पर, क्वेरी, इसको बोलते हैं क्वेरी। ये एब्सोल्यूट डायग्नोसिस नहीं, ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, तो ये हम क्वेश्चन मार्क डाल के रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाई इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए तो बाकी सब केस को हटा देंगे। और आखिरी में अब हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए तो इससे मुझे दवा निकालना है, और दवा के साथ मुझे कैसा पेशेंट को एज ए होल मैनेज करना है। क्या बिना दवा के भी मैनेज हो सकता है क्या? हाँ, ये भी देखना है मुझे कि बिना दवा के भी मैनेज हो सकता है क्या। तो ये इसको बोलते हैं, कोई भी पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का फर्ज बनता है ये 5-6 चीज। अगर आप बार बार यही करते रहो तो सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होने लगता है, एक सीक्वेंशियल होने लगता है एंड आदत सी बन जाती है। दोस्तों, हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के केसेस आ सकते हैं। एक तो है एक एपिसोडिक केस, मतलब एक पेशेंट आया, सर्दी खांसी बुखार, ABCD सिम्टम्स, दवा दिया, ठीक हो गया, रात गई बात गई, इसको बोलते हैं एपिसोडिक, एक्यूट सिम्टम। तो इसकी केस टेकिंग अलग हो जाएगी, और इसका जो मुझे इसका ट्रीटमेंट पार्ट, मुझे इसके लिए क्या करना है वो अलग हो जाएगा। लेकिन यही बीमारी, यही सर्दी खांसी बार बार हो, जब भी ठंडी होती है सबसे दमा आ जाता है, जब भी धूप में जाता हूं तो सिरदर्द होता जाता है। आप नाम भी कुछ भी दो, अस्थमा बोल सकते हो, माइग्रेन बोल सकते हो, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो ये बंदे को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लगेगी। तो इसका केस टेकिंग अलग होगा। जो एक्यूट वाला था उसका केस टेकिंग बिल्कुल अलग होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है कि इसको जड़ से बीमारी निकालना है, ये बार बार नहीं होनी चाहिए। अभी तो हो गई, आप 6-7 महीने दवा ले लो और उसके बाद अगले साल ये नहीं होना चाहिए, या अगली बार आपने धूप में गए तो सिर नहीं दुखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका केस टेकिंग जो है, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो केस टेकिंग पे है कि हमको क्या पूछना है पेशेंट को, पेशेंट ने क्या बताना चाहिए, और मेरा कितना काम करना, कितना छोड़ देना चाहिए, यह भी जरूरी है। और कुछ केसेस आते हैं एकदम लास्ट केस में, आखिरी स्टेज ऑफ कैंसर है, इतना बड़ा कैंसर है, खून बह रहा है, पस बह रहा है, बदबू आ रही है, पेशेंट को बहुत तड़प है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर आखिरी स्टेज में उसका बीपी बहुत कम हो गया, ऐसे पेशेंट में मुझे सिर्फ जान बचाना है, उसका दर्द कम करना है। तो यहां की जो मुझे केस टेकिंग की क्रिया होगी वो बिल्कुल अलग होगी। वैसे और 2 टाइप के केसेस भी आते हैं, लेकिन मैं छोड़ दूंगा उसके ऊपर। 3 केसेस के बारे में बात करते हैं। एक एक्यूट केस, सिम्टम्स बहुत सादे हैं और वो कैसे लेना। एक क्रॉनिक केस, मतलब जो बार बार जो तकलीफें होती है, चाहे एक या अनेक, एक ही पेशेंट में। और एक ऐसा केस जहां आखिरी स्टेज आ चुका है, किडनी बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो चुकी है, हार्ट फेल हो चुका है, अब सिर्फ बचाने की ही बारी है, बस पेशेंट को कैसे तो भी बचा के रखो, तो इसका केस टेकिंग अलग होगा। तो आज पहले केस टेकिंग के ऊपर हम लोग ये सोचते हैं। अब ऐसे बताने में और एक्चुअल केस टेकिंग लेने में बहुत फर्क है। तो मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर भव्या को, यहां आ जाए। नमस्कार दोस्तों, ये डॉक्टर भव्या है एंड ये हमारे यहाँ 2.5 महीने से इंटर्नशिप कर रही है। आप कहाँ के हैं? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। तो है डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर है एंड हमारे यहाँ और कुछ सीखने आई है। लेकिन यहां भी जो बैठी है वो पेशेंट करके बैठी है। एक छोटा सा मॉक केस हम लोग लेने वाले हैं एक्यूट बीमारी का, ताकि आपको केस टेकिंग समझ पड़े। और
केस टेकिंग को इतना लंबा मत खींचे कि पेशेंट ही परेशान हो जाए। पेशेंट भी शॉर्ट, एक 5-7 मिनट के अंदर पूरा सिम्टम ले लेना चाहिए, पर पूरी सिम्टम लेना चाहिए, मतलब क्या लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यदि कोई भी केस हमारे पास आता है, एक्यूट केस की बात चालू है, तो क्या क्या पूछना है चाहिए। सबसे पहले पूछना चाहिए क्या सिम्टम है, या क्या लक्षण है, या क्या सेंसेशन है, क्या आभास है। हम लक्षण को पहले 8 चीजों में विभाजित करते हैं या 6 चीजों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाई आपको क्या हो रहा है, क्यों आए हो हमारे पास, ठीक है। दूसरा है कब से हो रहा है, ड्यूरेशन। सो फर्स्ट इज सेंसेशन, सेकेंड इज ड्यूरेशन। तीसरा अचानक शुरू हुआ कि धीरे धीरे शुरू हुआ, तो ऑनसेट कैसा है। चौथा अगर दर्द है तो कहां है, लोकेशन, और कहां से कहां तक फैल रहा है, एक्सटेंशन। पांचवा छठवा आपको आपके हिसाब से कारण क्या लगता है कि क्या आपका क्या कारण की वजह से जो भी सिम्टम आए, लक्षण आए, क्या लगता है आपको। और ये जो भी लक्षण आए आपके हिसाब से कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, क्या करने से बढ़ते हैं, क्या कम होते हैं। और आखिरी ये लक्षण के साथ और भी कोई लक्षण है क्या। तो ये कुछ बातें हमको एक साथ पूछनी पड़ती है। तो इसको हम एक डेमो दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग फीवर, आजकल कोरोना चालू है, तो चलो कोरोना का ही एक ये लेते, कोरोना ना लेके वायरल फीवर, क्योंकि कोविड कोरोना इतना नाम हो गया है कि बदनाम हो गया बेचारा। तो अभी एक वायरल फीवर का केस, हम डॉक्टर भव्या पेशेंट है और मैं उनको प्रश्न पूछूंगा। भव्या आपकी एज क्या है। 24 ईयर्स सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एज से, उम्र से, क्योंकि अलग अलग उम्र में अलग अलग लक्षण की अलग अलग महत्वता होती है, तो उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करती हैं। सर आई एम नाउ डूइंग माय इंटर्नशिप। अच्छा, तो बेसिकली डॉक्टर है। ऑक्यूपेशन भी बहुत जरूरी है कि भाई इंसान करता क्या है, चाहे उसके काम के वजह से ही तकलीफ आई हो तो भाई काम रोकना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले उम्र पूछना, एंड सेकंड पूछना है कि भाई काम क्या करते हो। सब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एग्जैक्टली काम क्या करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब तो कोई भी चीज हो सकता है वो, तो एग्जैक्ट काम कि सब मेरा काम है इलेक्ट्रिक बल्ब करना, तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, इलेक्ट्रिक बल्ब शिफ्ट करता हूं, ये मेरा काम है। तो एग्जैक्ट काम चाहिए। तो ये डॉक्टर है लेकिन इंटर्नशिप कर रही है, एग्जैक्ट काम। अब हमको देखना है कि जो भी लक्षण दे लेके आती है उसका उसके उम्र से और उसके काम से कोई लेना देना है क्या। हाँ, तो आपको क्या तकलीफ है। सर मुझे ठंडी लग रही है और बुखार भी आ रही है। तो उन्होंने एक सिम्टम बोला बुखार, ये उनका मेन सिम्टम है बुखार। तो ये पेशेंट बुखार लेके आया है और साथ में उसको ठंड लग रही है, वो साथ का सिम्टम है, ठीक है। सो फीवर विथ चिल्स, हम लोग ठंडी को अंग्रेजी में चिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बुखार है और बुखार है साथ में ठंडी लगना, ये नंबर 1 सिम्टम हुआ। अच्छा, कितने दिनों से है। सर 2 दिन से शुरू हुआ सर। तो हमने उनको ऑन से ड्यूरेशन पूछा कि कितने दिनों से आप भुगत रही है, तो 2 दिन से भुगत रही है। मतलब ऐसा बुखार जो शॉर्ट टर्म है, अभी 2 ही दिन है। कैसा बुखार है सर 2 दिन से शुरू हुआ सर, बस हाँ। मतलब अचानक शुरू हुआ कि धीरे धीरे बढ़ा। अचानक शुरू हुआ। तो इट वॉज अ सडन ऑनसेट फीवर। क्या कर रहे थे आप जब शुरू हुआ तब। मतलब 3 दिन के पहले बारिश था, तो उसके बाद अचानक मौसम गर्म हुआ था, तो तब से एक तकलीफ शुरू हुआ मुझे। तो और एक चीज उन्होंने बताया कब हुआ, कॉज क्या था जो बुखार का, कि पहले बारिश था और बारिश से अचानक गर्मी आई, यानी मौसम का तब्दीली, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से अचानक से इनको बुखार हुआ। बुखार के साथ ठंड लगी, 2 दिन से था। अच्छा, बहुत ज्यादा, मामूली के बीच, मॉडरेट 101। सो वेरी हाई फीवर इज 103, 104, 105 डिग्रीज। वेरी नॉर्मल सा फीवर, जस्ट माइल्ड फीवर इज 99 डिग्रीज। इनको मॉडरेट फीवर था 101, मतलब बीच का फीवर, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं। अच्छा, वैसे का वैसे फीवर है कि चढ़ता उतरता है। नहीं सर, वैसे ही है, यानी कांस्टेंट फीवर है।
अलग अलग टाइप की बुखार आ सकते हैं। एक तो एक बुखार चढ़ता है, बहुत हाई होता है, फिर सडनली कम हो जाता है, फिर नहीं आता, फिर कुछ टाइम के बाद चढ़ता है, फिर कम होता है। तो इनको बुखार कंटिन्यूसली रहता है, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली 101 रहता है कि थोड़ा कम भी होता है। मतलब शाम में ज्यादा रहता है सर, शाम में जब मैं देखी तो 101 रहता है, और सुबह और रात में इतना ज्यादा नहीं है। मतलब बुखार आंग नहीं छोड़ता, फीवर कंटिन्यूसली रहता है, फर्क इतना है कि शाम को बढ़ जाता है। तो अभी इतने से में इन्होंने इतना इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। नंबर 1, एक तो उनको बुखार है, 2 दिन से है, अचानक शुरू हुआ, ठंड लग के आए, कंटिन्यूस बुखार है, लेकिन शाम को बढ़ता है और इतना नहीं बढ़ता, 101 तक जाता है, और फिर दिन में और रात में थोड़ा सा 99-100 तक आ जाता है। डन, ये हो गया। और एक चीज उन्होंने ये बोला कि बुखार के साथ उनको ठंड लगती है ना। Now, बुखार के साथ और भी तो तकलीफ है। पानी की प्यास कैसी है? ज्यादा लग रही है सर। अच्छा, अब अक्सर बुखार के वक्त में हमको पानी की प्यास पूछना चाहिए। कुछ लोगों को बिल्कुल पानी की प्यास चली जाती है, तो बिल्कुल ड्रग्स इमीडिएटली निकल जाएंगे, और कुछ लोगों को पानी की प्यास बहुत बढ़ जाती है, या कुछ लोगों को पानी की प्यास नॉर्मल सी रहती है। ठीक है, तो पानी की प्यास इनकी बढ़ी हुई है। और कुछ तकलीफ है बुखार के साथ? सर दर्द है सर। वेरी गुड। तो अनदर सिम्टम, एसोसिएट सिम्टम इज सर दर्द। एक तो ठंडी लगना था, एंड दूसरा है पसीना भी निकलता है? नहीं सर। सिर्फ ठंडी लगती है। मलेरिया के बुखार में क्या होता है? ठंडी लग के पसीना हो जाता है तो बुखार कम हो जाता है। इनको पसीना नहीं छूटता, मतलब ऐसा बुखार जिसमें पसीना नहीं छूट रहा है, इसीलिए बुखार पूरी तरह से नीचे नहीं जाता, बना ही रहता है। ओके, सो साथ में सिर दर्द। कैसा सिर दर्द है? मतलब इधर रहता है सर, हाँ, इधर, और चुपचाप सो जाए तो अच्छी लगता है। अच्छा, सिर दर्द रहता है कि सिर भारीपन रहता है? दर्द है सर। इट इज दर्द, मतलब जब भी, अच्छा बुखार के टाइम पे क्या ऐसे भी? नहीं, बुखार के टाइम पे ज्यादा। मतलब बुखार से ही इसका रिश्ता है सिर दर्द का? ऐसा आपको पहले से प्रॉब्लम है सिर दर्द का? नहीं। तो इंडिपेंडेंटली सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब से बुखार आया तब से ही सिर दर्द है, और सिर दर्द बिल्कुल सामने की तरफ है, और बुखार के टाइम पे बढ़ता है जैसे बुखार बढ़ता है। अब और कोई क्वेश्चंस हमको? पेशाब में जलन? नहीं सर। लैट्रिन साफ होती है? यस सर। उल्टी जैसे लगना? नहीं सर। भूख आपकी अच्छी है? थोड़ा सा कम हुआ, बट ओवरऑल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? इतना प्रॉब्लम से नहीं। मतलब उनको बाकी सब ठीक है। भूख हम लोग जनरल्स पूछते हैं, मतलब भव्या का जनरल्स मतलब पूरे के पूरे। सबसे पहले उनको ठंडी लगती है कि गर्मी? तो उन्होंने बोला ठंडी लगती है। सेकंड, भूख स्लाइटली चेंज हुआ तो वो कुछ पानी रखता नहीं। पानी की प्यास उन्होंने बोला 3 मार्क, बहुत ज्यादा लगती है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। हम बाकी कंसिडर नहीं करेंगे। उसको पसीना नहीं आता, पेशाब में, लैट्रिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नींद में प्रॉब्लम है? नहीं सर। नींद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारी जो हिस्ट्री है हमको पूरी मिल गई। सबसे पहले सेंसेशन कि ये पेशेंट क्यों आई थी, बुखार के लिए, हमको बुखार के लिए दवा देना है उसको। नंबर 2, कैसा बुखार? मॉडरेट ग्रेड, बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं। थर्ड, क्यों आया? वेदर चेंज हुआ था। नंबर 4, अचानक से आया। नंबर 5, शाम को ही बढ़ता है। नंबर 6, कितने दिनों? 2 दिन से है, और साथ में उनको हेडेक है, सिर दर्द, पानी की प्यास ज्यादा है, और ठंडी लगती है। अगर अभी सबको देखो तो 3-4 दवा ऐसे ही आ जाती है, जिनको भी मैट्रेमेटिक का मालूम हो। रस्टॉक्स, ब्रायनिया, बेलेडोना और एकोनाइट। दीज आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग स्मॉल ड्रग्स, इमीडिएटली मुंह पे आनी चाहिए। अब ये जो उन्होंने कहा, ये पूरे के पूरे भव्या के सिम्टम्स नहीं है, ये कॉमन सिम्टम्स है। अब मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता इना मीना माइना मो कैचनी का बाविस्टो, कुछ तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि अरोस्टॉक्स दो कि ब्रायनिया के, तो मिक्सर करके दो। ये 4 में से भी तो मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो हम उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। रस्टॉक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जो अगर मुझे रस्टॉक्स मालूम हो, बेलेडोना के डायरेक्ट क्वेश्चंस, एकोनेट के डायरेक्ट क्वेश्चंस, और ब्रायनिया के डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो रस्टॉक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
और कुछ आपको घबराहट, बेचैनी वगैरह कुछ है? नहीं सर। नाउ दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली मेंटल क्वेश्चंस, मानसिक। कोई भी एक छोटा सा सिम्टम भी मिल जाए तो फिर ये जो बुखार है वो भव्या का बुखार हो जाएगा। हम पिक्यूलियर क्योर रेयर सिम्टम मिल जाएंगे हमको। फर्क है ना? आपका जो पहले का जो हिस्ट्री है वो मुझे भी, भव्या को और जुनैद को, तीनों जन को सेम ही आ सकता, बुखार ठंडी लग के। अब वो कौन सी रेमेडी देंगे? तो रेमेडीज में से डिफरेंशिएट करने के लिए हमको कोई छोटा सा मानसिक लक्षण एक भी मिल जाए या ऐसा कोई अनूठा लक्षण मिल जाए तो हमको वेरीफाई करना पड़े। जैसे मुझे मालूम है, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, बहुत ही बेचैनी रहती, रेस्टलेसनेस इज इंटेंस इन रस्टॉक्स। तो ये अब हर बार रेस्टलेसनेस पूछनी नहीं पड़ती, दिखती भी है, चेहरे से दिख जाती है। अगर रस्टॉक्स का पेशेंट रहता हो, अब ये सब चीज करने की जरूरत नहीं थी उसे बैठे बैठे, बट पेशेंट कर रहा है, मतलब बहुत बेचैन है। तो आर्सेनिक या रस्टॉक्स दोनों भी बड़े बेचैन रहते हैं, तो यहीं से हमको सिलेक्शन मिल जाता है। तो नंबर 1 रस्टॉक्स, क्योंकि वो चिली है, ठंडी लगती है, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर है, बारिश खत्म हुई और ये आया, साथ में सिर दर्द है, मॉडरेट ग्रेड है और अचानक शुरू हुआ। ये तो सभी रस्टॉक्स के अंदर मिलता है, लेकिन उनको बेचैनी नहीं है, इसलिए रस्टॉक्स को पीछे कर देंगे। आपको जब बुखार आता है 101 तब अकेले रहना पसंद है कि सबके साथ भी कोई रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, अकेले चुपचाप के सो जाती हूँ तो तब अच्छा लगता है मुझे। अकेले रहना पसंद है, चुपचाप। यहाँ 4 लोग रहे तो मुझे आवाज पसंद नहीं है, और सब लोग सारे रहे तो क्या चिड़चिड़ होती, क्या होता है आपको? चिड़चिड़ होती है सर। तो चिड़चिड़ होती है। नाउ दिस इज अ सिम्टम ऑफ ब्रायनिया। जब भी बुखार है तब चिड़चिड़ापन आता है, अकेले में चुपचाप। डर लगता है कि आपको? नहीं सर। अगर वो बोलती थी हाँ साहब, जैसा जैसा बुखार बढ़ता है तो मेरे घबराहट बढ़ जाती है, मुझे डर नहीं, घबराहट भी रहा, तो इट इज एकोनाइट। Now all these रस्टॉक्स, ब्रायनिया, बेलेडोना एंड एकोनाइट आर सडन ऑनसेट, यानी इमीडिएट ऑनसेट का कोई भी सिम्टम हो, यहां पर बुखार है तो भी चारों काम में आते हैं। लेकिन क्योंकि उनको अकेला रहना पसंद है और चुपचाप सो जाना पसंद है, सबके साथ है तो चिड़चिड़ापन होता है, इसीलिए ब्रायनिया इज अ रेमेडी। तो दोस्तों इतना सिंपल है केस टेकिंग करना। आप कोई भी सिम्टम को पूरी तरह से आप देखोगे, भले एक ही सिम्टम रहा, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए और आपके होम्योपैथ को, अगर आप पेशेंट बन के जाते हो तो होम्योपैथ को सिर्फ क्या फर्क है, आपको अपने आप को जरा देखना है कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा क्या अनयूजुअल हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब बुखार होगा तो ठीक है, लेकिन पता है जब भी बुखार आता ना पूरा गाल ही लाल हो जाते हैं। अरे गाल क्या लाल हो जाना? अब ये बुखार का गाल लाल होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गाल लाल हो गया मतलब कि एकोनाइट शुरू हो गया। एकोनाइट के अंदर ही है एक जहां बुखार बढ़ता है तो गाल लाल हो जाते हैं। ये अनूठा सिम्टम है, सो अनकॉमन पिक्यूलियर। दोस्तों ये बोलना सरल है, लेकिन जब तक हमको मटेरिया मेडिका नहीं आता, जब तक हमको एलेन्स कीनोट्स बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये जो अनकॉमन सिम्टम्स है वो हम नहीं पहचान पाते। इट इज सेड that the eye does not see what the mind does not know, या eye sees what the mind knows। अगर मुझे पता है क्या देखना तो मैं दिखेगा, नहीं तो मेरे सामने ही रखा होगा तो मुझे नहीं दिखेगा। बराबर है कि नहीं? इसीलिए प्लीज एलेन्स कीनोट्स को बार बार पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको वो दिखते जाएंगे पेशेंट्स। आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हैनेमन ने भले मना किया हुआ है पहली बार, लेकिन सीखने के लिए आपको जरूर करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, बट एक बार आपको आ गया, देन यू कैन बिकम एन अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। सो दोस्तों, दिस वॉज एन एक्यूट केस टेकिंग। कल हम लोग और गहराई जाएंगे। क्रॉनिक केस जो है, बड़े बड़े केसेस है, उसको भी 5 या 6 मिनट में या 10 मिनट में पूरा के पूरा पेशेंट को कैसे समझना। पूरे 2 चीज है, एक तो बीमारी को समझना और दूसरा जो इंसान जिसको बीमारी है उसको समझना। ये दोनों चीज हम लोग कल अच्छे से जानेंगे। कल हमारे पेशेंट होंगे डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। तो एक अलग केस टेकिंग जो
छोटा सा हो, इजी हो, आप सब कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है, ये सभी इंसान है। जब हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक ही चीज चाहिए, दिमाग लगाने का है, बस मुझे सीखना है, तो देन इट इज वेरी वेरी इजी। एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग मैथमेटिका, यू ऑलवेज, आपको दिख ही जाएगा। अब मुझे एकोनेट मालूम था, इसीलिए मैंने डर पूछा। मुझे रस्टॉक्स पता था बेसिकली, इसीलिए मैंने उनको रेस्टलेसनेस पूछा, घबराहट पूछी। मुझे ब्रायनिया पता था, इसीलिए मैंने वो सिम्टम पूछा। तो मुझे मेरे ड्रग्स पता रहना चाहिए, केस टेकिंग के लिए वो जरूरी है, ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी है। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट, एक्यूट केस के अंदर सबसे पहले आपको क्या सेंसेशन है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने दिन हो गए, वैसे के वैसा है कि बढ़ते जा रहा है, अगर दर्द है तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैल रहा है, साथ में कोई सिम्टम्स है क्या, कब बढ़ता कब कम होता है, क्या चीज करने से बढ़ता कम होता है, उसका कोई पैटर्न है क्या, पूर्णिमा अमावस्या का पैटर्न है क्या, या महामारी जब आती तभी होता है क्या, या धूप में जाते तभी होता है क्या। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मानसिक, शारीरिक, कोई भी सिम्टम्स हो तो इसको कंप्लीट करना है। और आखिरी में आपने जो भी सिम्टम लेके आए, क्यों लेके आए, तो इनका क्यों था कि भाई बारिश से सडनली गर्मी आई, इसलिए हुआ। अगर बार बार ऐसा होते रहा, आज तो मैं उनको ब्रायनिया देख के उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा, तब मैं भव्या को बोलूंगा इसको बाजू में रख। अब हम भव्या को देखेंगे कि उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है, उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, क्यों ये कंडीशन बार बार लेके आती है, जिसको हम टेंडेंसीज बोलते हैं, टेंडेंसीज एंड डायथीसिस। सो डज शी हैव अ टेंडेंसी फॉर फीवर, डज शी हैव फेब्राइल डायथीसिस, बार बार बुखार लाना। अगर ऐसा है तो हमें बड़ी बड़ी रेमेडीज के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे नोसोड्स है जिसका लेक्चर हमने अपलोड किया है, सल्फर है, थूजा है, मर्कसॉल है, या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, जो भी है, तो ये हम कल डिसाइड करेंगे। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए। आज रात को 10 बजे आप वापस आदिल बोलता है में मोस्ट वेलकम है, मैं वापस आऊंगा। एंड आदिल बोलता है के अंदर तो आप बिंदास क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर भी आपसे नहीं होता तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डॉक्टर आदिल जिमथानावाला पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिन लोगों को होम्योपैथी सीखना है, दिस इज दी बेस्ट चांस। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। पता नहीं मुझे भी टाइम मिलेगा कि नहीं। अभी तो टाइम इजी है क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 घंटे की क्लिनिक है, इसीलिए मैं 4 बजे आई मेक इट अ पॉइंट, बिकॉज इट इज माई पैशन, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और मेरी मान्यता है कि जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। तो आपके ही क्वेश्चंस मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे तो मेरी पूरी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। तो प्लीज जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। सी यू अगेन टुनाइट, रात के 10 बजे। आज फ्राइडे है। आदिल बोलता है नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।